हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब जो मेरी वीडियोस आएंगी नेक्स्ट 5-6 वीडियोस, उसमें मैं आपको सारे एसएसटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, जिनको अगर आपने कर लिया तो आपके अच्छे नंबर ज़रूर आ जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक एसएसटी को सीरियस नहीं लिया है, ज़्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि अगर आपने जो क्वेश्चंस मैं आपको भी बताऊंगी उनके कॉन्सेप्ट भी समझ लिए या लर्न कर लिए तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें जो डेवलपमेंट की 3 मेन इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस इसमें गिवन है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, जिसमें पहली इक्वेशन है कि डेवलपमेंट ऑफ वन मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर। तो इसके लिए आपको एक पैराग्राफ अच्छे से रेडी करना है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन एक के लिए और दूसरे के लिए बेनिफिशियल कैसे है। तो जैसे अगर आप कोई डैम का एग्जांपल दे सकते हो, कोई रोड का एग्जांपल दे सकते हो, जिसमें गवर्नमेंट रोड्स बनाती हैं, वो मे बी बाकियों के लिए अच्छी है, बट अगर उस रास्ते में किसी का घर आ रहा है तो उसके लिए वो सेक्रीफाइस का मूवमेंट है, तो ऑब्वियसली उसके लिए डेवलपमेंट काम की नहीं है। तो इस तरीके से आपको जब भी आंसर देना है तो अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। सेकंड जो डेवलपमेंट की डिफाइन है या जो इक्वेशंस है वो है कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, और इसकी ही एक और है जो इक्वेशन कि मिक्स ऑफ गोल्स, हाउ डेवलपमेंट इज कंसीडर्ड एज मिक्स्ड ऑफ गोल। ये तीनों ही आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो प्लीज आप मेरी वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर कर रखी हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें नेशनल डेवलपमेंट की डिफाइन आपको आनी चाहिए। उसके बाद इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा वो आएगा कंपैरिजन के ऊपर, कि 2 स्टेट या 2 कंट्रीज को आप कंपेयर कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो लर्न करनी है डिफाइन, वो है एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम। इसी चैप्टर के जो बैक एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है कि व्हाट आर एवरेजेस एंड व्हाई इट इज नॉट एक्यूरेट, या इस टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको ये भी आंसर करना जरूर आना चाहिए। अगेन अगर आपने इसकी डिटेल समझनी है तो मेरे वीडियो में अच्छे से मैंने हर चीज क्लियर कर रखी है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो आपका है कि वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए दे सकते हैं। जैसे आपको पता ही है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो कभी भी 2 स्टेट या 2 कंट्री को कंपेयर करना होता है तो बस वो एवरेज इनकम के बेस पे ही करते हैं, जबकि जो यूएनडीपी है वो 3 क्राइटेरिया लेके चलते हैं, जिसमें पहला होता है एवरेज इनकम, दूसरा एजुकेशन एंड थर्ड होता है मेडिकल फैसिलिटीज। तो इन दोनों वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी, इन दोनों में क्या क्राइटेरिया में डिफरेंस है, इसके लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको किसी एक को एक्सप्लेन करना आ सकता है। तो आपको ये दोनों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको अच्छे से जरूर कर लेना। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी के ऊपर एक ही क्वेश्चन बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हाईलाइटेड भी है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। तो आजकल तो हम देख ही रहे हैं इसका लाइव एग्जाम्पल कि आप कितना मर्जी पैसा ले रहे हो, आपके पास कितना अच्छा घर क्यों ना हो, गाड़ी क्यों ना हो, पर अगर आप दिल्ली जैसे कैपिटल में रह रहे हो तो फिर वहां पर एयर पॉल्यूशन कितना है। तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपको एयर पॉल्यूशन झेलना ही पड़ेगा, वो सबके लिए सेम है। तो आपकी पॉकेट में जो मनी है वो इनफ नहीं है सब कुछ खरीदने के लिए, आप एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते। इसको आप और अच्छे से इलैबोरेट कर सकते हो। अगेन आपको एग्जाम्पल जरूर देने हैं अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपको यूएनडीपी की फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म आपको ज़रूर आनी चाहिए। इसके बाद आपका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ग्राउंड वाटर जो डिक्लाइन हो रहा है उसका रीज़न क्या है और उसके इफ़ेक्ट क्या आएंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, एक क्वेश्चन आपको ये भी ज़रूर आना चाहिए। तो अगर आपके ये सारे क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फर्स्ट चैप्टर आप समझना कि आपका डन है। इस जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं इनको अगर आपने अच्छे से समझना है तो हर चीज़ मैंने अपनी डिटेल वीडियो में डाल रखी है, आप ज़रूर एक बार उसको सुन सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 जो है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले सेक्टर से भी पहले हमें जो देखना होगा वो देखना होगा अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं? हर वो एक्टिविटी जो मॉनेटरी लेवल पे बेस्ड होती हैं, या फिर ऐसा कहें कि हर वो एक्टिविटी जिससे हम मनी को अर्न करते हैं वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सबसे पहले जो आपको डिफरेंस लर्न करना है वो करना है बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसके बीच में आपको एटलीस्ट 3 या 4 डिफरेंस ज़रूर आने चाहिए। इसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे सेक्टर्स को जो कि हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो डाल दी है मेरे, अगर आप चैनल खोल के देखेंगे तो आपको उसमें बहुत अच्छा पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उसको ज़रूर चेक करना। तो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर आपको ज़रूर आना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी एक के ऊपर भी आपको कुछ लिखने के लिए आ जाता है तो भी आप इजीली लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो कि है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अगेन अगर आप मेरी वीडियोस जाके देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर डायरेक्ट यूज़ करता है, और इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो कि दोबारा से किसी प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं। लाइक गेहूं का हमने एग्जांपल उसमें लेके समझा रखा है कि गेहूं कस्टमर के पास सीधा गई है तो वो फाइनल गुड है, और वही गेहूं अगर बिस्किट बनाने के लिए जा रही है तो वो इंटरमीडिएट गुड है। तो आपको एक और चीज़ याद रखनी है, अगर आपको इसको इलेबोरेट करने के लिए आता है तो आपको एग्जाम्पल ज़रूर देना है, तो एग्जाम्पल से आपका आंसर जो है वो सपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफाइन जीडीपी की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आ सकती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैसे आपके कोर्स में तो नहीं है, बट एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की भी डिफाइन आपको ज़रूर आनी चाहिए। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। तो इसमें हमको दिखाना होगा कि हमारा जो देश है उसमें कैसे सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो फिर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डिपेंड हुए, और आज हम टर्शरी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। इसकी भी सारी डिटेल आपको मेरी वीडियो पे मिल जाएगी, आप ज़रूर उसको चेक कर लेना। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा वो आएगा अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट। अगेन आपको डिफाइन आ सकती है, या फिर आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की डिफाइन आ सकती है। डिफरेंस आ सकता है बिटवीन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल और एजुकेशनल। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे एम्प्लॉयमेंट को अरेंज कर सकती है। मतलब एम्प्लॉयमेंट, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, तो फिर कैसे गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, या क्या क्या स्टेप गवर्नमेंट को लेने चाहिए सो दैट लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। इसके बाद आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो लास्ट में आएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट 2005। इसके लिए आपको एटलीस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, आपको उसके हिसाब से क्वेश्चन लर्न करना चाहिए, जो कि बहुत सिंपल भी है। बट किसने शुरू किया, कब शुरू किया, पर्पस क्या था, उससे एक्चुअली में फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर आने चाहिए। तो मैंने आपको जो टॉपिक बताए हैं और आपको नंबर के साथ भी बताए हैं कि इसमें कितने चांसेस हैं, किस नंबर से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कितने नंबर का, तो आप उसके अकॉर्डिंग ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई टॉपिक उठाया, हमने कर भी लिया उस टॉपिक को, लेकिन हमने जितने नंबर का आना चाहिए हमने बहुत कम प्रिपेयर किया है। हम यहीं से कम प्रिपेयर करके जाएंगे और वहाँ स्ट्रेस में हमारा वो आंसर और भी हमें कम ही याद रहेगा, तो उसमें आपके चांसेस हैं कि आपने मेहनत भी की बट आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिला। तो आपको हमेशा सही दिशा पे मेहनत करनी चाहिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट भी मिले। तो इसके साथ ही हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये होने वाली है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाली हूँ ऑन द चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। ये वाले क्वेश्चंस आप कर लेना तो आप सोचना कि आपका चैप्टर अच्छे से डन हो गया है।
तो मनी एंड क्रेडिट में सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफाइन आ सकती है वो आ सकती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, या जिसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो दोनों का सेम ही मीनिंग है। बार्टर सिस्टम अगर आप डिफाइन याद कर लेते हो तो सेम ही आपकी आ जाएगी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की। तो 2 मार्क्स के लिए आप ज़रूर ये लर्न कर लेना। उसके बाद आपका टॉपिक आता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। इसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ऑल्दो आप एक बार रीड करके ज़रूर चले जाना, बट इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। डिपॉजिट्स विद बैंक, इसके ऊपर भी केस स्टडी छोटी सी कोई आ सकती है, लेकिन उसके भी बहुत लेस चांसेस हैं। तो पेपर के टर्म से ही उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आपको थोड़ी सी नॉलेज होना हर चीज़ की ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा, वो टॉपिक है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लोन होता क्या है, लोन की डिफाइन भी आपको आनी चाहिए, और लोन कैसे कैसे हम ले सकते हैं। मींस एक फॉर्मल सेक्टर है और एक इनफॉर्मल सेक्टर है, आपको दोनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक में वो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, या फिर आपको कोई केस स्टडी आ सकती है जिसमें आपको उन्हीं टर्म्स ऑफ क्रेडिट के हिसाब से ही सोच के बताना पड़ेगा कि पर्टिकुलर पर्सन को, जैसे उन्होंने कोई आपको केस स्टडी दे दी कि एक पुअर पर्सन है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई कोलेट्रल नहीं है, या फिर कुछ कुछ ऐसा दे दिया आपको, तो आप बताइए वो कौन से सेक्टर से लोन उसको लेना सूट करेगा। तो वो जो 4 टर्म्स होती हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, आप उसके क्राइटेरिया पे ही जज करोगे कि उसके लिए कौन सा तरीका सही रहेगा। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट आपको अच्छे से करनी है, जो कि होती हैं इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट। इनसे पता चलता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या हैं, और ये क्राइटेरिया डिसाइड करेगा फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर किससे हमें लोन लेना चाहिए। तो आपको इनके बीच में डिफरेंस भी आना चाहिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में कोई केस स्टडी भी आ सकती है, लोन के ऊपर डिफाइन आ सकती है, कोलेट्रल के ऊपर डिफाइन आ सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से रेडी करनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो वो आ जाता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रोल क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का रोल, फंक्शंस, आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन जरूर दिखेगा, और ये क्वेश्चन आता भी है 3 या 4 नंबर के अंदर। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। अब आपको कुछ ऐसे कोई कोट भी दे सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसा कोट दे दिया कि फॉर्मल सेक्टर इज बेटर देन इनफॉर्मल, या फिर किसी भी तरह का कोट भी आपको आ सकता है। उस केस में आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, आएगा यही चीज़ें आएंगी उसके अंदर भी। आपको टर्म्स ऑफ क्रेडिट के हिसाब से, या फिर कौन सा सेक्टर आपको ज़्यादा बेटर लगता है, या कौन सी जो हमारा सोशल ग्रुप है उसमें कौन सी कैटेगरी के लिए फॉर्मल या इनफॉर्मल बेटर रहेगा। लाइक अगर कोई लो लेवल लोग हैं, मतलब जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप समझ सकते हो, या फिर एक जो सोसाइटी होती है उसमें रिच पीपल्स हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कोलेट्रल है, तो ऑब्वियसली वो फॉर्मल सेक्टर के लिए जा सकते हैं। तो आपको इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जरूरी ये है कि अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना वो कई बार ऐसा भी आ सकता है कि फॉर्मल सेक्टर इज बेटर देन इनफॉर्मल, या फिर इसका उल्टा भी आ सकता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको उसी से रेलेवेंट आंसर भी लिखना है। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी 3, 4, 5 किसी नंबर में भी पूछा जा सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। तो ये आपको क्वेश्चन जरूर आ सकता है। डिटेल जानने के लिए जरूर आप मेरी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। अदरवाइज आपको ये एक शॉर्ट नोट की तरह जरूर आना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्यों ये हमारे देश के लिए अच्छा है या किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है, सम टाइम इसमें भी 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। बस अगर आपको ये सब चीजें आती हैं तो बाकी कुछ चीजें जो हैं इसमें एक्स्ट्रा दे रखी होती हैं, उनमें से कभी कुछ पूछा नहीं जाता। बाकी आपको बस केस स्टडीज के बारे में जरूर आनी चाहिए। केस स्टडी आपको तभी आएगी जब आपको फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में पता होगा, और आपको टर्म्स ऑफ क्रेडिट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके वो 2 टॉपिक बनते हैं, और एक आपका SHG, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जिसमें से 100% चांस है कि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे।
तो अच्छे से तैयारी कीजिए। डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे ज़रूर देखिए, बने रहिए मेरी आगे की वीडियो में, क्योंकि मैं आपको आगे ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ ताकि आपकी जो मेहनत है वो सही दिशा में हो, कम लगे और आप अच्छे नंबर भी ले सकें। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे। ये जो मेरी वीडियो है ये होने वाली है चैप्टर ग्लोबलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। इसके साथ ही हमारी इकोनॉमिक्स का जो सारा सिलेबस है वो डन हो जाएगा। मैंने अब जो ये 3-4 वीडियोस डाली हैं इसमें सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अगर आपने कवर कर लिए, सारे अच्छे से पढ़ लिए, तो इकोनॉमिक्स में आपके अच्छे नंबर आ ही जाएंगे, इस चीज़ की गारंटी हम ले रहे हैं। अब यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली जो चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन, इसकी डिफाइन आपको जरूर आनी चाहिए। इसके साथ ही आपको आना चाहिए MNC मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की डिफाइन भी आपको आनी चाहिए। जबकि दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है, आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपको जब भी कोई डिफाइन आ रही है तो आप उसको बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखें, या फिर आप गूगल से या फिर बुक से जहाँ से आपको अच्छी लैंग्वेज मिलती है वही लिखें। क्योंकि अगर आप खुद से लिखते हैं तो कुछ ना कुछ पॉइंट उसमें रह जाता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है और जिसमें आपको नंबर नहीं मिलते हैं। उसके बाद आपका एक टॉपिक है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। चांसेस कम है लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कोई छोटी सी केस स्टडी आपको दे दें इसके ऊपर, कि जैसे कोई फ़ोन का एग्जाम्पल लेके या कोई भी एग्जाम्पल लेके। मैंने अपनी डिटेल वीडियो में अच्छे से समझा रखा है कि इस टॉपिक में कैसे केस स्टडी आती है, तो आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले चैप्टर पूरा आता था, अब इसका थोड़ा सा पार्ट आता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बता रही हूँ ताकि आपका मतलब कहीं से भी सिलेबस कुछ रह ना जाए। आगे एक और टॉपिक है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। ये बिल्कुल कंसर्न और रिलेटेड है जो हमारा लास्ट टॉपिक था, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। इससे से मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है जब इंटरलिंक होती हैं कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज। तो कोई अलग टॉपिक या कोई अलग बात लिखनी ही नहीं है, सब में सेम बात ही आनी है कि जहाँ 2 और 2 से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज ये काम करती हैं, और जो इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन होगी तभी आप बेच पाएंगे अपना सामान। तो ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें आपको। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि फैक्टर्स क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के, क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्लोबलाइजेशन को। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद इंफॉर्मेशन है कि कहाँ पे कोई प्रोडक्ट हमें सही रेट पे मिल रहा है। जबकि यहाँ तक आना नहीं है आपका एग्जाम में, बट फिर भी अगर आप पढ़ लेंगे तो कोई रिस्क नहीं रहेगा। अगर एक चीज आप और कर लेते हैं तो चांसेस हैं कि उसमें से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि है लिबरलाइजेशन या ट्रेड बैरियर के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इस चैप्टर में से बस इतना ही टॉपिक आना है। मेक श्योर कि ये जो 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसकी डिफाइन वगैरह आपको अच्छे से आती हो, ताकि कहीं पर भी नंबर कटने के चांस ही ना रहे। आई होप आपको इकोनॉमिक्स का ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।